कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए और जाने के बाद वहां उन्हें किस किस ने क्या क्या उपाधि दी, इन सब के संबंध में मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया। तो आज दिखाने का नंबर है, हाँ जी, हाँ वो मैं भी बता दूंगा, शामिल हो बिल्कुल ठीक। तो ये अपने भारत सचिव थे, वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो भारत सचिव थे वो तो लॉर्ड ब्रिकेनहेड थे, लेकिन सेकंड गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिकेनहेड के स्थान पर एक नए आगे थे, सैमुअल होर। कौन आगे थे? सैमुअल होर। तो यहाँ मैंने होर लिख देता हूँ, सैमुअल होर। ये देखो कॉपी कट पेस्ट फटाफट, सचिव सैमुअल होर, ये हो गया होर। अब बताओ सैमुअल होर थे। तो मैं एक एक चीज आपको दिखा दूं, तो एक बार दिखाना, मैंने कल लिखा था, नहीं तो आपने लिख दिया, मैंने क्या लिखा था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन की लिखी है। तो लिखो प्यारे मित्रों, लिखो ना, सेकंड गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में आयोजित किया गया। 1924 में जेनेवा के सम्मेलन में शामिल हुए थे पंजाब केसरी के उपाधि लाला जी, आर्क गजट का संपादक लाला जी। आर्क क्या लिखा है? अमेरिका के इंडियन मूवमेंट की स्थापना, भगत सिंह की पुस्तक डॉट टू डेथ, प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। ये नहीं, इनमें समझने की जरूरत है। एक तो लाला जी ने कोई अमेरिका में प्रत्यक्ष से होम रूल लीग स्थापित नहीं की, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश के स्वतंत्र आंदोलन को अपनी चलाने की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैंने आपको बताया था कि लाला जी एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल हुए थे, ये मैंने लिखा है एनी बेसेंट वाले समय। तो उस समय वो अमेरिका में थे, तो अमेरिका में रहते उन्होंने होम रूल आंदोलन को सपोर्ट किया, समर्थन दिया था। इसका अर्थ ये नहीं है, बात तो इतनी सी थी कि अमेरिका में रहते उन्होंने एनी बेसेंट आंदोलन को सपोर्ट किया, लेकिन इतनी सी बात को गाइड वालों ने बड़ा चढ़ा करके पदम सिंह बना दिया कि वो अलग से अमेरिका में होम रूल आंदोलन चलाया था, एक नई लीग स्थापित कर दी, आदि आदि। तो एक बार क्या हुआ कि एक सांप गुजरा था, लेकिन जिन्होंने देखा उसका वर्णन इस तरह से किया कि सांप आया था, रुका था और सभी को देख के फुंकार रहा था। एक ने कहा जी फुंकार कर रहा था, मेरे तो पैर पर आकर मार गया, मैं तो पीछे सरका लिया था, एंड टाइम में बच गया। दूसरे ने कहा ना 2-3 को बच गया था, एक तो पैर में डसा था। सुनते सुनते बात जो थी शाम तक बहुत बड़ी हो गई और शाम का जो है सर्पण खा के रूप में उल्लेख हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये बात इतनी सी थी कि अमेरिका में रहते, जो मैंने लिखा है कि मांडले जेल से रिहा होने के बाद लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, एनी बेसेंट के आंदोलन में शामिल हुए, उनका समर्थन किया। इतनी बात सही है, फिर डिटेल से आगे हो गए। तो पंजाब केसरी नहीं, इनकी उपाधि है शेर पंजाब, ठीक है। अब पंजाब केसरी तो एक समाचार पत्र का नाम है जो भी चल रहा है। तो ये सब चीजें क्या है कि केसरी का मतलब शेर, पंजाब का शेर, मतलब शेर पंजाब है उपाधि। अब उसको हम ऐसा अनुवाद करने लगे, शेर का मतलब केसरी, केसरी का मतलब सिंह, तो सिंह और पंजाब, पंजाब का केसरी, ये सब क्या क्रिएटेड है, अर्थ लगाया गया है, दी गई नहीं है। अमेरिका में ये हो गया। आर्क गजट का संपादक नहीं है, भगत सिंह की पुस्तक डोर टू डेथ, ये भगत सिंह की मृत्यु के बाद में भगत सिंह के एचएसआरए के सदस्यों ने लिखी थी, भगत सिंह की नहीं है। इसमें भगत सिंह की जीवनी है डोर टू डेथ, लेकिन भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई नहीं है। मौत का दरवाजा, ये भगत सिंह के साथी लोगों ने जो एचएसआरए के सदस्य थे, जिनमें यशपाल और बिरदास मुख्य हैं, उन्होंने किताब लिखी है मौत का दरवाजा, मौत का द्वार, भगत सिंह की लिखी हुई नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, अब सोशलिज्म को उसने स्वीकार तो किया था, वो चाहता था समाजवादी, लेकिन उसने खुद ने कोई समाजवादी विचारधारा के सिद्धांत नहीं दिए, वो समाजवादी नहीं था। एचआरए ने 1 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध पर्चा द रिवोल्यूशनरी का प्रकाशन किया था, ये बात सही है कि इन्होंने, लेकिन ये कोई खास चीज नहीं है। रिवोल्यूशनरी यथार्थ क्रांति के रूप में उन्होंने पर्चे बांटे थे, लोगों को जागृत किया था कि हम क्रांति के माध्यम से, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को आजाद करेंगे। तो पर्चे तो बांटते थे। मैं राजस्थान में कोई पार्टी बनाऊं, राजस्थान विकास पार्टी या राजस्थान संपूर्ण विकास पार्टी, मैं मन है बनाने का, संपूर्ण विकास पार्टी में बना लेता हूं, तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे क्या? सही से बोलो, करेंगे? हो सकता नहीं करें, जैसे मैडम बिल्कुल खिलाफ है मेरे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप कब करोगे? जब आपके विचारों से मेरी पार्टी के विचार मिलेंगे। जब आप जो सपना देखते हो, वो सपना मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस सपने को पूरा कैसे कर रहा हूं। इसके लिए मुझे समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर अपने मेरे विचारों को, मेरे सपनों को और उनकी पूर्ति कैसे करूं बताना होगा। तो इसलिए उन्होंने रिवोल्यूशनरी का प्रकाशन किया था। ओके बेटा, इसे जब तक मैंने सब चीजें बता दिया। ओके, अब अपन बात करते हैं सेकंड गोलमेज सम्मेलन की। मैं लिखा रहा था कुछ, क्या लिखा था? कुछ नहीं लिखा, तो लिख दो दोस्तों, इसमें सिर्फ दूसरे, ये ले, मैं इसमें बता दिया था, नहीं बता तो आज बता दूंगा। अब क्या लिखा है, मूड लिखा लेते हैं, फिर बताएंगे मूड रहेगा, पूरा बताएंगे, ठीक है। ओके, तो लिखो क्या लिखा था आपको, क्या मैं फिर लेवल बोल जाता हूं। सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई बंदरगाह से सिंधिया परिवार के जहाज राजपुताना से प्रस्थान किया, गांधी जी के साथ इस जहाज में महादेव देसाई, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला जी, बिरला ये राजस्थान में पिलानी में एक जगह, पिलानी, वहां के लोकल सेठ, नाम है बिरला। इन्होंने इतना विकास किया कि एक समय में, अंग्रेजों के समय, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे। घनश्याम दास बिरला ने स्वदेशी उद्योगों की स्थापना 1905 के बाद बड़ी मात्रा में की। आज भी दुनिया का सूती वस्त्र उद्योग का 40% भाग मंगलम बिरला के पास है, जो बिरला खानदान की वारिस है। और घनश्याम दास बिरला उस जमाने का भारत का मुकेश अंबानी ही नहीं था, बल्कि दुनिया में उसका चौथा स्थान था उद्योगपतियों में, घनश्याम दास बिरला। लेकिन ये घनश्याम दास बिरला जी गांधी जी के साथी थे, और गांधी जी ने इनको एक गुप्ती पिला रखी थी, और उसका नाम था ट्रस्टीशिप, न्यासदारिता, कि तुम्हारे पास सेठ हो, उद्योगपति हो, तुम्हारे पास जो धन है वो तुम्हारे बपोती नहीं है, जो तुमने बाप से प्राप्त किया है, तुमने इस समाज से कमाया है, लोगों के संसाधन जो है उनका यूज किया तुमने, इसलिए धन तुम्हारा नहीं है, ये धन फिर समाज का है, लौटाना पड़ेगा। तुम कमाओ, लेकिन अपनी चाहे जितना खर्च करो, लेकिन खर्चा होने के बाद जो बच गया वो समाज को वापस लौटाओ। इसलिए उस समय के दो उद्योगपति, का नाम था घनश्याम दास बिरला और दूसरे का नाम था जमनालाल बजाज। ये अपनी चेकबुक गांधी जी को देकर रखा करते थे। गांधी जी की जितना जिम्मे आता था
उसने चेक काट करके संसाधनों का समाज हित में प्रयोग किया करते थे। तो ये घनश्याम दास बिरला जी, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था, चाहो तो घनश्याम दास बिरला लिख दिया क्या? ओके, कोष्टक में लिखें चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष। क्या बात। अर्थात उस समय के जो उद्योगपतियों का संघ था उसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला था। आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल भी तो है सर फिक्की, फिक्की तो वास्तव में जो फिक्की है उसी का पहले नाम चेंबर ऑफ कॉमर्स था, लेकिन अभी तो फिक्की को अधिकार नहीं है, पहले अधिकार थे। पहले जो असेंबलीज होती थी उसका 5% सदस्य ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग भेजा करते थे। जैसे हमारी लोकसभा में 5% लोग ये भेजते थे कि हमारा उद्योगपतियों के प्रतिनिधि है, विधानसभा में 5% प्रत्येक राज्य की ये उद्योगपति अपने लोग भेजा करते थे। इनकी जनसंख्या तो भले ही 0.0001 थी, लेकिन भागीदारी इनकी 5% थी। अर्थात इनको उल्टा करके लगाओ बिंदु तो 5 के बाद में 1 2 3 गुना अधिक अधिकार था, अपनी जनसंख्या से 5000 गुना प्रतिनिधित्व मिलता था। लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद इनका ये अधिकार खत्म कर दिया गया। हालांकि मोदी जी सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए। आईएएस में तो कोटा लागू कर दिया, आईएएस में भर्ती में अब सारी भर्ती परीक्षा के माध्यम से नहीं होंगी, उनमें से करीब 10% से लेकर के 1/4 के बीच जितना सरकार चाहे वो राजनीतिक रूप से अनुभवी लोगों को मौका दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो राजनेता है वो अपने बेटे और बेटियों को आईएएस अधिकारी सीधे बना देंगे, बेटा फार्म नहीं जुड़ता ले तो चल। उसमें राजनीति होना जरूरी नहीं है, उसमें प्रशासनिक अनुभव होना जरूरी है किसी भी प्राइवेट सेक्टर का। अब मुझे भले कोई अनुभव नहीं है तुझे, लेकिन तुझे मैं अपने कलाम का सर्टिफिकेट 2000 रुपए में दिलवा दूं, 2 साल का ले तू, कोई टेंशन नहीं है। तो राजनीति की होना जरूरी नहीं है, प्रशासनिक अनुभव कोई भी कंपनी कोई भी संस्था, और ज्यादातर नेताओं ने संस्थाएं बना रखी है। कौन सी संस्था? नहीं उद्योग धंधों के साथ साथ जनहित संस्थाएं जिनको हम कहते हैं एनजीओ, नाम सुना है क्या? एनजीओ बना रखे नेताओं ने। इनका काम ये है कि संस्था है या तो सरकार से इनको क्या मिल जाता है हर वर्ष अनुदान मिलता है, जैसे बच्चों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, अनाथों के कल्याण के लिए, बुजुर्गों के कल्याण के लिए कितनी एनजीओ बने हैं और राजस्थान सरकार कितना सारा धन देती है एनजीओ को अनुदान बच्चों का कल्याण करें। लेकिन वास्तव में कभी आपने किसी अनाथ किसी बुजुर्ग को कभी हेल्प करते देखा है? नहीं, वो अपनी हेल्प हो जाती है। तो अब इनके अंदर कोई काम कर रहा है तो उसको डायरेक्ट आईएएस बनने का हक है। परीक्षा फार्म भरना जरूरी ना, कौन झंझट करे, डायरेक्ट ट्रेनिंग में जाएगा बंदा। तो सरकार लगभग 1/4 यानी 25% से ज्यादा नहीं ले सकती और हर वर्ष 10% से कम नहीं लेगी। इनके बीच में जितना भारत सरकार चाहे आईएएस की भर्ती करेगी जो जल्दी कलेक्टर बनेंगे, तो हो सकता है आपको ऐसा पता लगे हाँ लोकसभा लड़की बना दिया और मिला लड़की तो बनेंगी आने वाले वक्त में। अब योग्यता है आम आदमी वो कितना भी पढ़ता ही रहेगा, उसका काम पढ़ नहीं कर समझ। खैर मैं निराश नहीं करूँ, आप आगे लिखो। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, हाँ उसी में घनश्याम दास बिरला के नीचे मदन मोहन मालवीय कोमा मीराबेन, मीराबेन, मीराबेन गांधी जी के साथ लंदन पहुंचे। आगे लिखेंगे इस अधिवेशन में, सॉरी इस सम्मेलन में प्रथम गोलमेज के सभी प्रतिनिधि गए थे। केवल महिला प्रतिनिधि शाहनवाज के स्थान पर, जहां आरा शाहनवाज के स्थान पर सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। ओके, गांधी जी को किंग्सले हॉल में रोका गया। अधिवेशन में शामिल होते समय अधिवेशन मतलब कोई बात नहीं, आप आज की बैठक में जा रहे हैं ना तो अधिवेशन हो गए। तो अधिवेशन में शामिल होते समय गांधी जी को पत्रकार फ्रैंक मोरिस ने अर्धनग्न फकीर कहा, जबकि ब्रिटेन में विपक्ष के नेता चर्चिल पार्टी लिबर नहीं कंजर्वेटिव पार्टी विपक्ष में आ गई। इसने कंजर्वेटिव पार्टी को बदल दिया था और लिबर पार्टी में आ गया था 1929 चुनाव में। गठबंधन था इनका, मतलब ये पार्टी से हो गया था। तो इसमें कंजर्वेटिव पार्टी विपक्ष में थी, अर्थात चर्चिल हमेशा से कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री रहे। तो क्या क्या बताया था? हाँ, तो चर्चिल या पूरा नाम विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही या राजद्रोही फकीर कहा। देशद्रोही या राजद्रोही फकीर कहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बैठकों में ब्रिटिश सरकार ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे को हवा दी। दलितों का मुद्दा देशी रियासतों के विलय का मुद्दा, विवाद के कारण बने। हाँ, देशी रियासतों का मुद्दा विवाद के कारण बने। धीरे लिखाऊं, ओके ठीक है। तो बात को समझो, मैंने बताया था, याद है कचू क्या बताया था कि चर्चिल ने गांधी के पहुंचने के पहले सबको बताया कि गांधी आ रहा है, डेट मांगेगा, मुझे देनी पड़ेगी। सॉरी रैमजे मैकडोनाल्ड, सॉरी मैं सोच नहीं पाया, अनकॉन्शियस माइंड से बोल गया। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय जो अल्पसंख्यक थे, जो दलित का मुद्दा था, देशी रियासतों के मुद्दे को बढ़ावा दी।
हवा का मतलब भड़काया, जैसे कोयले होते हैं ठंडे पड़े होते हैं, उन्हें हवा दे दो वो भड़क जाते हैं, तो भड़काया, आग लगाई। और जैसे कि गंगा सिंह ने कहा था कि राज हमने सौंपा है, एक आंधी कौन है राज लेने के लिए आने वाला, बोले शांत, गुस्सा बना के रख, आने वाला है तब चलाना कितनी तोप और गोले तेरे पास, तो तुम क्या बात समझ लो। तो आगे लिखे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कांग्रेस कॉमा भारत नहीं है, कांग्रेस इनवर्टेड कॉमा लिख देना, कॉमा लगा देना, कांग्रेस भारत नहीं है, मतलब कि तुम कांग्रेस वाले तय करोगे वही नहीं होगा, मात्र कांग्रेस ही भारत नहीं है, भारत कुछ और भी है। तो कुल मिला के उद्देश्य क्या है, कांग्रेस को गांधी को कमजोर करना और बाकी सबको आवाज देना कि भारत ये भी है, ये भी बैठा है, ये गांधी अकेला भारत नहीं है, कांग्रेस अकेली भारत नहीं है। आते हैं सम्मेलन असफल हुआ, आते हैं सम्मेलन असफल हुआ, असफल हुआ। भारत सचिव सैमुअल हॉर ने गांधी जी को, अरे बावड़िया लिख लो योरो, सेम मत करो। सैमुअल हॉर ने गांधी जी को क्राउन जॉर्ज पंचम से मिलवाया, जॉर्ज पंचम से मिलवाया। जॉर्ज पंचम ने गांधी जी को प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के विरोध, जॉर्ज पंचम ने गांधी जी को प्रिंस ऑफ वेल्स, WELS वेल्स, तो वेल्स की भारत यात्रा के विरोध की शिकायत की। 28 दिसंबर 1931 को, 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी बंबई पहुंचे और कहा हाँ मैं खाली हाथ आया हूं, मैं खाली हाथ आया हूं, परंतु भारत के सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। ओके, हेडिंग डालो तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने दूसरे सम्मेलन में कुल भाग लेने वाले 111 प्रतिनिधि के बारे में बता दिया क्या? नहीं बताया तो जहां हेडिंग डाली उसी के आगे क्वेश्चन लिखो, कुल 111 प्रतिनिधि, कुल 111 प्रतिनिधि। ओके ओके, 111 टोटल है, 91 भारत के। तो हे पहले बच्चों, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसकी डेट लिख लो, क्वेश्चन लिख दो। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 लिखो क्या? थर्ड गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक चला। सॉरी, तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर, थोड़ी सी दिन चला, कोई बड़ी बात नहीं। टोटल मात्र 46 प्रतिनिधि ने भाग लिया। भारत की तो और भी कम थे, 29 प्रतिनिधि। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया, इसलिए कुछ हुआ नहीं। हाँ, एक बात थी कि इसमें नए प्रतिनिधियों के साथ साथ अनेक पुराने प्रतिनिधि भी आए थे, जिनमें अम्बेडकर और महाराजा गंगा सिंह जो थे वो गए थे, लेकिन महाराजा गंगा सिंह इस सम्मेलन में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पाए, बीच में से वापस आ गए। बीच में क्या है, शुरुआत में वापस आ गए, 2-3 दिन की भागीदारी के बाद इनका मूड खराब हो गया था। किसने किया था बता? शाबाश, क्या नाम था उनका? एक तो कोई दयाल, रघुनाथ दयाल, और एक चंद्रमल बहड़। इन्होंने पर्चे बनाए थे बीकानेर में गुंडाराज, और उन पर्चों को बटवाया कहां? लंदन की सड़कों पर, जहां गोलमेज सम्मेलन अंदर हो रहे हैं और बाहर बटा है बीकानेर में गुंडाराज लो, और उसमें कहा महाराजा गंगा सिंह एक नंबर के गुंडे, घटिया तानाशाही व्यक्ति, जनता को मारते हैं, सामूहिक नरसंहार करवाते हैं, और यहाँ दुनिया के सामने अपना उदारवादी मुखौटा लेकर बैठे हैं। ये भाषण देने वाला जो गंगा सिंह बैठा है, ये हजारों बार क्यों बात कर रहा है? तो बाहर बटे थे, गंगा सिंह हाथ लगे, बांटने वाले को क्या पता उसको, गंगा सिंह का ये बीकानेर में गुंडाराज, गंगा सिंह देखा तेरे बीकानेर में गुंडाराज, ला भाई देखा तो पूरा कच्चा चिट्ठा था, दिमाग खराब, उसने कहा छोड़ गोलमेज को चल रहे हैं, और बीच में आ गया और आते बीकानेर में खींच दिया सबको, मैंने इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। तो इस प्रकार से तीनों बैठकों में पूर्ण रूप से भागीदारी करने वाला तो एक ही सदस्य था, कौन? शुरू में से लेकर लास्ट तक इसने काम किया, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले कौन थे? गंगा सिंह और अम्बेडकर। तो भाग तो दोनों ही तीनों लिया, बट पूर्ण भागीदारी किसकी रही? तुम्हें बाद में लिखूंगा, अभी तो कुछ और बात कर लेते हैं। तो कुछ और लिखो इसमें। तेज बहादुर सप्रू भी पूर्ण भागीदारी नहीं है उसकी, हाँ नाम है उसका, तेज बहादुर सप्रू भी तीनों में गया है, लेकिन तीसरे सम्मेलन में आखिरी वक्त गया जब उसकी भेजे प्रतिनिधि, जिसका नाम बताऊंगा, लिखा हुआ चीजें आप लोग लिखते रहो। देखो, इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधि ने भाग लिया, इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधि ने भाग लिया, नहीं टोटल, बाकी तकरीबन 29 में पता नहीं, बाकी रहने दो ना, अब काम की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने भी इसका बहिष्कार किया, आगे लिखें, इसमें सर आगा खां, तेज बहादुर सप्रू, बेगम जहांआरा शाहनवाज हुसैन, बेगम जहांआरा शाहनवाज हुसैन,
देखो प्यार नहीं रहेगा तो फिर प्यार होगा किसे? वो जेंट से प्यार करूँ क्या? कैसे ज्ञान देते हैं देखो तो। बच्चों से तो बहुत प्यार है, लेकिन एक बात बता, बिना बेगम के बच्चे आएंगे कहाँ से? कैसे कैसे सलाह देने वाले हैं? अरे आप अपनी जड़ी खत्म कर दोगे तो फिर फल लगेंगे कहाँ से? पागल हो रहा है। कर मैं दिमाग को भटकाओ मत। कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ नहीं सोच रहे, तू सोच रहा है कि बाकी के पागल है, बाकी के तेरे डेढ़ जाने हैं, समझो। हाँ एक बात आप समझ रहे हो, वही अर्थ का। तो खैर मैं ये बता रहा हूँ कि एक और व्यक्ति आया था, नाम था एमएन जोशी। मेरे क्या बात है। तो दोस्तों अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया था क्या? मैंने कहा वेरी गुड यार, तेरे को पता है तो। अच्छा बेसिकली पता है, चलो बता दीजिए पूरा नाम, बेसिकली पता है तो। नहीं मैडम को इनका पता है कि इनको पता है। अच्छा तो दोनों मिलकर बता दो चलो। मानवेंद्र नाथ जोशी, एक मानवेंद्र नाथ राय भी है, ये जोशी जी है, थोड़ा अंतर कर लेना। हालांकि दोनों ही कम्युनिस्ट है, अच्छी बात है, दोनों मानवेंद्र कम्युनिस्ट या साम्यवादी है। तो ये साम्यवादी नेता इसमें क्या है तो लिखें दोस्तों, मार्क्सिस्ट, समाजवादी, सभी का हित सामने वाले। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो एक बार लिख के बाद में बता दूंगा सामने वाले। आज आगे वाले को पता नहीं क्या पूछने की, सुनो फिर अब मैंने छेड़ दिया तो किसा दूर तक जाएगा। एक दिन पहले बताया था तब तो मैंने भूल गई, आज याद आया। मैं कह रहा हूं एक दिन पहले बताया था नहीं, दोबारा सुन लो। साम्यवाद का अंग्रेजी नाम क्या है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जो शब्द है उसी का एक कठोर नाम है जो मार्क्स ने दिया, उसे मार्क्सवाद भी कहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, क्योंकि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ठीक, फर्क क्या है? फर्क ये है कि साम्यवाद सबसे कठोर अवधारणा है, वो ये कहती है कि जितने भी धनी बोले तो उनकी भाषा में पूंजीपति, और दूसरी ओर सर्वहारा, सर्वहारा अर्थात श्रमिक, किसान, मजदूर, ये सारे लोग। और ये बुजुर्ग वर्ग है, तो धनी का नाम उसने क्या दिया? बुजुर्ग वर्ग। ये 5% लोग इन 95% का शोषण करते हैं। इन 5% के पास 95% संपत्ति होती है और इनके पास 5% संपत्ति होती है, क्योंकि लूटते हैं। कौन लूटता है? बुजुर्ग वर्ग। किसको? इसको। तो इसके श्रम का शोषण वो करते हैं। ठीक, अब सभी को बराबर कर दिया जाए, इसके लिए इक्विवेलेंट होना जरूरी है। तो जरूरी है कि पूंजीपतियों को कौन लूटे? लूटे नहीं, उसको लूट नाम नहीं देंगे। हाँ, उसको लूट नाम नहीं देंगे, अपना हिस्सा वो वापस ले ले। इसलिए क्या करें? अपना श्रम का मूल्य बढ़ा दें, और ये तब बढ़ेगा जब सारे के सारे संगठित हो, जो फैक्ट्री उन पर नियंत्रण कर ले। राजनीति जो है, राजनीति भी यही चलाते हैं। कितनी बड़ी बात की कार्ल मार्क्स ने कि राजनीति में भले नहीं होती लेकिन चलाती है। जैसे बात की मोदी सरकार धनियों की सरकार है, श्रमिकों की नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार। ऐसे कह सकते हैं कि निर्णय जो है, निर्णय सारे उनके पक्ष में हो रहे हैं। आम आदमी को तो दिखाया जाता है 15 लाख खाएंगे, आता है कभी नहीं आता, सपना आते नहीं। खैर मैं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार हो, मुकेश अंबानी की इच्छा अनुसार या अडानी की इच्छा अनुसार कानून बनता है। तो मैं और क्या कह रहा हूं, मान गया तो देश वो चला रहे हैं, मतलब वो नहीं चला रहे, उनका शोषण, और शोषण में बांटा गया हिस्सा। छोड़ दो बात को, ये धन वापिस यहां से यहां जाएगा, उसी अवधारणा को क्या कहते हैं? नहीं, ये अवधारणा समाजवाद है। ठीक है, ये अवधारणा सोशलिज्म है, समाजवाद है। बट ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, कैसा ना हो कि सारा धन यहां से यहां चला जाए। यदि सारा ये गरीब बन गए और इनके पास इनका हिस्सा चला गया तो भी गलत है। अतः इसका बराबर अंश इनको मिलना चाहिए, इक्विलिटी या साम्यता की स्थापना हो जाए, उसको कहते हैं साम्यवाद। अरे साइंस के भी हो क्या तुम में से? केमिस्ट्री पढ़िए कभी कभी, उसमें एक अभिक्रिया होती है साम्य अभिक्रिया। हाँ, उसका अर्थ है साम्य अभिक्रिया, और साम्य अभिक्रिया दोनों ओर चलती है। चलती है क्या? यस, दोनों ओर चलती है। जब दोनों ओर चलेगी तो उसको साम्य कहते हैं, और ये हो गया साम्यवाद। अब क्लियर मैडम जी? है नहीं, वो अलग है, वो अलग है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद साम्यवाद का एक सिद्धांत है, वाद का, बोल सकते हैं बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के एक बात सुन लो, तुम में से जितने भी योग्य लोग हैं ना, योग्य, यदि उन्हीं को नौकरी मिले बाकी को नहीं मिले तो वाद कौन सा? ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा मिलेगा, ये तो होगा पूंजीवाद। तो तुम में से 400 में से 300 में से 10 का सिलेक्शन होगा, ये अवधारणा कौन सी है? पूंजीवाद होगा। तो और यदि सभी के सभी तैयारी करने वाले, लेवल तक तैयारी करने वालों को सबको नौकरी दी जाए तो वो क्या होगा? समाज। और समाज के सभी वर्गों को बराबर पैसा मिले, चाहे वो नौकरी मास्टरी कर रहा है या फिर खेत में काम, बराबर पैसा मिलना चाहिए, वो अवधारणा समाजवाद है। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। तुमने क्या बताया था? बताते मेरे को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, बहुत शायर है, समझ गया। ये मेरे को चढ़ा करके पॉलिटिकल की अवधारणा पूछ लेते हैं मेरे। हाँ, शाहनवाज हुसैन एवं साम्यवादी नेता एमएन जोशी, एमएन जोशी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लिया नेता, साम्यवादी नेता एमएन जोशी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। आगे मैंने उसको लिखा दिया था क्या? नीचे नोट 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 लिखे। तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू ने कई दिनों के उपरांत सम्मेलन में भागीदारी की, सम्मेलन में भागीदारी की। महाराजा गंगा सिंह ने प्रारंभ के कुछ दिन ही सम्मेलन में भाग लिया, अतः तीनों सम्मेलनों में पूर्ण रूप से अम्बेडकर ने भाग लिया। जबकि महाराजा गंगा सिंह, तेज बहादुर सप्रू एवं अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। बात समझ रहे होंगे? पूर्ण भागीदारी है तो अम्बेडकर, तीनों में भागीदारी पूछे तो तीनों में बता देना, तीनों में तीन। तो पहले दोस्तों तीसरे सम्मेलन की कोई उपलब्धि भी थी क्या? हाँ जी थी। इस सम्मेलन में जो लिनलिथगो थे, इन्होंने इस सम्मेलन में जो निर्णय हुए थे उन निर्णयों को एक प्रस्ताव के रूप में तैयार करवाया,
और प्रस्ताव तैयार करवाते हुए उन्हें संसद में रखा, उन्हें पास करवाया। 1933 में पास होने के बाद 1934 में हस्ताक्षर हुए और वही 1935 का एक्ट बना। तो 1935 का एक्ट जो है वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के निर्णय पर आधारित है। तो डालिए नोट नंबर 2, नोट 100 का नोट। विद्यार्थी के पास तो 100 के बहुत होते हैं यार, मैडम तो होशियार है। नोट लिखें। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अखिल भारतीय संघ कोष्टक में डोमिनियन स्टेट प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, दोबारा से बोल रहा हूं, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अखिल भारतीय संघ कोष्टक में डोमिनियन स्टेट प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार एवं संघ स्तर पर आगे मैं लिखा रहा हूं, किसने लिखा घुमा। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, दोबारा सुन रहे, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अखिल भारतीय संघ कोष्टक चालू, डोमिनियन स्टेट कोष्टक बंद, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार एवं संघ स्तर पर द्वैध शासन स्थापित करने के निर्णय, आगे लिखिए बेटा, ये लाइन जो लिखी है मैंने ये यूं क्यों उतार दे। संघ स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना के निर्णय हुए। इन्हें लॉर्ड लिनलिथगो ने एक कानूनी प्रस्ताव का रूप दिया। ब्रिटिश संसद में पास कराकर 2 अगस्त 1935 को जॉर्ज पंचम के हस्ताक्षर के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया। ओके, दोबारा बोल रहा हूं। 2 अगस्त 1935 को जॉर्ज पंचम के हस्ताक्षर के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया। ओके, तो 1935 जब आपको पूछ लें 1935 का अधिनियम किन पर आधारित था? तीसरे गोलमेज सम्मेलन के निर्णय पर आधारित था। तो हम लोगों को यूं लगता है गोलमेज सम्मेलन यूं नहीं थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके। द्वैध का मतलब आधा अंग्रेजी और आधा भारतीय। जैसे तू अंग्रेज है, तू भारत में रह रहा है और तूने वित्त विभाग ले लिया कि इसका नियंत्रण अंग्रेजों के पास, और मुझे भारतीयों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभाग दे दिए। फिर आपने परिवहन भी ले लिया, रोडवेज भी ले ली, और हमें कृषि दे दिया। फिर उसमें राजस्व फिर आपने ले लिया, पुलिस आपने ले ली, जेल आपने ले ली, और भारतीयों को कृषि के साथ साथ सिंचाई आदि विभाग दे दिए। तो आधा अंग्रेज शासन करेंगे, आधा भारतीय, तो इसको दोहरा शासन हो गया, आधा भारतीयों का आधा अंग्रेजों का। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। तो समाधान गवर्नर के पास, या गवर्नर जनरल, उसको वीटो का अधिकार है, वो इनके भी किसी प्रस्ताव को कभी रोक सकता है। कहानी तो उन्हीं के पास है। तो गांधी जी आ गए थे, कहाँ आ गए थे? भारत में आने के बाद में मैंने बताया, सुभाष ने कहा कि गांधी जी ले आए क्या स्वतंत्रता की डेट? गांधी ने कहा कि नहीं, खाली आता हूं, परंतु भारत का सम्मान बचा के लाया हूं। सुभाष ने कहा कि सम्मान को सिर पर लो, बिना स्वतंत्रता कोई सम्मान नहीं होता, गुलामों की कभी भी कोई इज्जत नहीं होती, और आप गुलामी लेकर के आए हो। और इसी में सुभाष ने गांधी जी को असफल नेता सिद्ध कर दिया। गांधी ने कहा कि मान जा तू, मेरे पास मेरा आंदोलन अभी मैंने खत्म नहीं किया, उसे मैंने सिर्फ स्थगित किया। इसलिए गांधी ने फिर से 1 जनवरी 1932 से फिर से एक आंदोलन शुरू हो गया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, हेडिंग डालो, जो 1932 से लेकर 34 तक चला। आप क्या सोच रहे हो कि सविनय अवज्ञा पूरा हो गया? ना, अभी चलेगा, अभी चलाएंगे तब होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकंड चरण 32 से 34, वो पहले लिखा दिया मैंने, 11 मांगों के लिए नहीं लिखा गया। मैंने झुककर रोटी मांगी थी, मुझे बदले में पत्थर मिले। सब लास्ट में नोट डाल के चिंता मत करो, दिखा दूंगा। तो 11 सूत्री जो मांगी थी ना, वहां खोल दो पीछे से। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि 11 सूत्री मांगे कहां है, निकाल के बताओ। बारह जनवरी नहीं सॉरी 12 मार्च के दिन में यहाँ है, उसमें 11 मांगी लिखी हुई है क्या? लिखी हुई है क्या? ओके, 12 नहीं है, 2 मार्च। ओके, फिर क्या आ गया? 12 मार्च। ओके, अब 12 मार्च को नहीं, यहाँ लिखेंगे आप, दिखाओ मेरे को। अरे जगह कहाँ है आप, ये देखो। ओके, जगह मिल गई, तो फिर आप नीचे 11 सूत्री मांगों के नीचे लिख देना। 11 सूत्री मांगों के नीचे एक लाइन लिख दो। गांधी जी ने कहा, मैंने 11 सूत्री के नीचे ना, कोई नहीं, कहीं भी लिख। हाँ, मैंने अंग्रेजों से झुककर, चलो तुम दोनों मत करो, मत दूंगा। मैंने अंग्रेजों से झुककर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले।
रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। हाँ बहुत सारी ऐसे तो घुटनों के बैठ कर। हाँ इसी में तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं, आंदोलन प्रारंभ करते बहुत लंबा है, काम की बात ये है क्योंकि नेताओं को कहने की कमी नहीं थी। अब दोस्तों दोबारा आओ और इस बात को समझो, बिल्कुल 2 टूक भाषा में 2 मिनट में आंदोलन खत्म। 2 टूक 2 मिनट सुनना चाहते हो? हालांकि लिखाने में 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन इस आंदोलन को मैं एक सारांश रूप में 2 मिनट में बता रहा हूं, एकदम से सुनो। 1 जनवरी 1932 से प्रारंभ हुआ क्या? लेकिन दोस्तों भारतीय जनता गांधी जी के द्वारा आंदोलन को बीच में रोकनी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी चढ़ाने, गांधी जी के द्वारा गोलमेज में जाने और वो भी अकेले जाने और वहां से खाली हाथ आने के कारण नाराज थी। अतः भारतीय जनता ने विशेष सक्रियता नहीं दिखाई। पूरे भारत में इस आंदोलन में भागीदारी बहुत कम रही, अतः जन भागीदारी कम। बिहार वगैरह के कुछ क्षेत्रों में जरूर ये ठीक ठाक चला, लेकिन अधिकांश भारत में जनता उदासीन रही। दूसरी ओर नई सरकार बन चुकी थी और इस नई सरकार में प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने परिवर्तन किया और उसने भारत सचिव इस समय बदल दिया था। भारत सचिव लॉर्ड बिरकेन की जगह बन गए थे सैमुअल हॉर, एवं भारत में जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसको भी हटा दिया और उसकी जगह लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा और इन्हें संदेश दिया गया था कि गांधी जी को अब मत छोड़ना, अब आंदोलन को शुरू में तोड़ देना, बस शुरू होने के बाद तो गांधी हावी हो जाता है, अब तो शुरू हो और झपटा मारो। इसलिए वेलिंगटन ने मौका नहीं दिया। इसने फटाफट एक अधिनियम बनाया और उसका नाम था भारतीय राजद्रोह अधिनियम। इसका अर्थ है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलना, सरकार की आलोचना करना यह दंडनीय अपराध है, इसलिए आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। और जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, पुलिस ने लोगों को उठाना शुरू कर दिया धमाधम, संभावनाओं के आधार पर कि तुम कल आंदोलन शुरू करोगे, आज उठा ले सकते हैं। इसलिए भारी दमन हुआ और आंदोलन सफल नहीं हो पाया, स्थिति बहुत खराब हो गई। गांधी जी सहित सभी नेताओं को उठा लिया गया, सभी नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी को फिर यरवदा की रोटियां खिलाई गई। यरवदा जेल कौन सी? पुणे। अतः माहौल गांधी के पक्ष में नहीं था, आंदोलन के पक्ष में नहीं था। अतः गांधी जी ने इस आंदोलन को बीच में फिर रोका, बीच में लोगों को कहा कि मैं 7 सप्ताह के लिए विश्राम दे देता हूं आंदोलन को, तो 7 सप्ताह के लिए विश्राम दे दिया, फिर भी नहीं चला तो गांधी ने कहा भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते, राजद्रोह लगा हुआ है, अकेले चला लो। तो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। गांधी ने कहा व्यक्तिगत तो चला लो, लेकिन जनता बोले नहीं गांधी रहने दो, तुम हो धोखेबाज, धोखा करते हो। अंत में बुरी स्थिति देखकर गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया, वापस ले लिया। तो इसमें कोई खास है नहीं, आप सोचोगे कि कुछ लग जाएंगे आंदोलन चलाने के लिए, तो इसमें कुछ चीजें लिखा देता हूं, लिखते जाएं, लिखेंगे। इस आंदोलन के दौरान भारत सचिव सैमुअल हॉर एवं वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने दमन का सहारा लिया। सैमुअल हॉर एवं वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो इस पीछे? इस आंदोलन के दौरान भारत सचिव सैमुअल हॉर एवं वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने दमन का सहारा लिया। लिख दिया क्या? दमन का सहारा लिया। भारतीय राजद्रोह अधिनियम लागू करते हुए नागरिक स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी गई। कांग्रेस और अन्य सहयोगी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। लिखे ना? ओके। गांधी जी सहित सभी आंदोलनकारियों को कार्यकर्ताओं के साथ जेल भेजा गया। अतः जेलों में कठोर व्यवहार एवं जेलों के बाहर पुलिस गोलाबारी की घटनाएं हुई। नीचे लिखें। क्रांतिकारियों की शहादत, क्रांतिकारियों को फांसी देनी, कोमा प्रथम चरण को बीच में रोकनी एवं गांधी विन समझौता करनी के कारण भारतीय जनता गांधी जी से नाराज थी। अतः विशेष जन समर्थन
विशेष जन समर्थन नहीं मिला, नहीं मिला। गुजरात और बंगाल में, गुजरात और बंगाल में नमक और वन कानून तोड़े गए, नमक और वन कानून तोड़े गए। दोबारा से शुरू। भारत में ज्यादा पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ 2 जगह थोड़ा सा कौन कौन जगह? गुजरात, गुजरात में नमक बढ़ाया गया, बिहार में, बंगाल में, दोनों जगह वनीय जनजाति विशेषकर बंगाल के वनों को काटा गया। ठीक है, आगे देखते। बिहार में, बिहार में कर अदायगी नहीं आंदोलन चलाया गया। बिहार में कर अदायगी नहीं आंदोलन चलाया गया। बिहार में कर अदायगी नहीं आंदोलन चलाया गया, चलाया गया। इस आंदोलन का क्या कर नहीं का मतलब जनता कर नहीं देगी, मैंने पहले भी बताया था। ओके, कर नहीं आंदोलन चलाया गया, लिख दिया क्या? आगे देखिए। जनता की कम भागीदारी के उपरांत भी कश्मीर एवं अलवर में, जनता की कम भागीदारी के उपरांत भी कश्मीर और अलवर में राजाओं के विरुद्ध, राजाओं के विरुद्ध व्यापक जनसंघर्ष, व्यापक जनसंघर्ष। दोबारा बोलूं, आज सब दोबारा बोल रहे हैं। बिहार में कर अदायगी नहीं आंदोलन चलाया गया, जनता की कम भागीदारी के उपरांत भी कश्मीर एवं अलवर में राजाओं के विरुद्ध व्यापक जनसंघर्ष हुए, व्यापक जनसंघर्ष। लिख दिया? ओके, बहुत गहरा फर्क है। अब ये बताने लग गया ना, मैं तो आज की पढ़ाई तो गई, तो इसलिए एक्स्ट्रा पूछे, क्योंकि तुम बार बार पूछ रहे हो, मैं लिखाने में चुप रहा हूं। क्योंकि 4-5 तत्व होते हैं, संघर्ष, आंदोलन, क्रांति है, इनमें बहुत है, विद्रोह और बहुत सारी चीजें। तो कंसेप्ट में कम से कम 1 घंटा लगेगा समझाने में। तो हाँ, क्या पूछा था बीच में? वाह, मजा ले रहे हैं भाई। अरे सच में बताओ दोबारा, हम फीस दिए बच्चों ने, मजे तो लेंगे, अब क्या करें? नहीं, चलो। जनता की कम भागीदारी के उपरांत भी कश्मीर एवं अलवर में, और भी बोलूं क्या? कश्मीर एवं अलवर में राजाओं के विरुद्ध व्यापक जनसंघर्ष हुए। आगे लिखेंगे, आगे ध्यान से सुनो। वैसे मैंने बता दिया कि बीच में इसको रोका था गांधी जी ने और आराम करवाया था, बीच में विश्राम दिया था 7 सप्ताह का। तो लिखे, कमजोर जन सहभागिता के कारण, कमजोर जन सहभागिता के कारण मई 1933 में 12 सप्ताह के लिए, 7 नहीं 12 लिख देना, 12 सप्ताह के लिए आंदोलन को विश्राम दिया गया। 12 सप्ताह के लिए आंदोलन को विश्राम दिया गया। दोबारा सुन ले, कमजोर जन सहभागिता के कारण मई 1933 में 12 सप्ताह के लिए आंदोलन को विश्राम दिया गया। आगे लिखें, गांधी जी ने 1 अगस्त 1933 को, 1 अगस्त 1933 को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। लास्ट बात लिखें, 1 अप्रैल 1934 को, 1 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ओके, दोबारा सुन ले, इसको देखो, क्योंकि आप लोगों को दूसरा चरण समझ में आना चाहिए। मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, दोबारा बात कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको जो कल पढ़ाया था सेकंड गोल्डन सम्मेलन की चीजों को लिखवाया, कौन कौन गया कौन नहीं गया। फिर तीसरे गोल्डन सम्मेलन की बात हुई, जिसमें पुराने सदस्य 3, गंगा सिंह, अंबेडकर, सप्रू, 3 गए। सुबह से शाम तक रोजाना बैठे रहने वाला तीनों सम्मेलन में तो एक ही नेता अंबेडकर, बाकी बीच बीच में जाकर के तीनों में हाथ मारने वाले हैं अंबेडकर के साथ साथ गंगा सिंह और तेज बहादुर सप्रू। ठीक, अगली बात मैंने बताई कि तीसरा जो सम्मेलन था उसमें कुछ खास डिसीजंस हुए, जिनमें भारत को एक अखिल भारतीय यूनियन बनाया जाए, जिसमें ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसी है वो शामिल की गई, यानी ब्रिटिश प्रांत शामिल किए गए, जिसमें देसी रियासतें शामिल की गई, और जिसमें जो संघ शासित क्षेत्र या चीफ सीफ या कमिश्नरी जो प्रांत थे, जो 4 थे, उन्हें भी शामिल किया गया। लेकिन इस मुद्दे पर कानून बनाया गया। साथ में जो प्रांत है ब्रिटिश प्रांत, वहां जो 1919 से जो द्वैध शासन चल रहा था उसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ में जो अखिल भारतीय संघ बनना था, इस संघ की सरकार दोहरी होनी थी, आदि भारतीय और आदि अंग्रेजी। इस प्रकार से संघ में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस प्रकार के प्रावधान तीसरे गोल्डन सम्मेलन में हुए। इनके सभी निर्णयों को एक व्यक्ति ने संभाला जिसका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो। उसने ब्रिटिश संसद में फॉलो किया और इन्हें प्रस्तुत किया और इन्हें विधेयक के रूप में आगे बढ़ाया और इसके बाद में इसे पारित करवाया। पारित करवाने के बाद इस पर 2 अगस्त 1935 को हस्ताक्षर हुए और ये भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम 1935 बना। तो 1935 का जो भारत का आखिरी ब्रिटिश कानून था, भारत की सरकार चलाने के लिए, भारत का शासन चलाने के लिए जो आखिरी कानून ब्रिटेन ने बनाया, वो कानून तीसरे गोल्डन सम्मेलन के डिसीजन पर निर्भर है। आज भारतीय संविधान में जो तकरीबन 3/4 यानी 75% हिस्सा है, वो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 का है, इसी से लिया गया। और आज मैं यूं कहूं कि आज जो भारतीय संविधान है, वो संविधान के महत्वपूर्ण निर्णय तीसरे गोल्डन सम्मेलन में हुए, तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से कानून बना लागू। इसके बाद मैंने आपको बताया कि गांधी जी भारत आए, आलोचना भी हुई, लेकिन इन्होंने एक आंदोलन जो था वो फिर से शुरू किया और इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। ये आंदोलन असफल कम हो पाया, 2 कारण इसके पीछे। एक, भारतीय जनता भी नहीं चाहती थी कि अब आंदोलन चले, क्योंकि वो गांधी से नाराज, वो थक चुकी थी आंदोलन में, गांधी जी से भी नाराज थी, इसलिए भारतीय जनता की भागीदारी भी नहीं रही। दूसरा कारण था नई सरकार, और नई सरकार किसकी?
लॉर्ड वेलिंगटन की। तो लॉर्ड वेलिंगटन जो भारत में वायसराय थे, इसने इस आंदोलन को देखते ही दमन करने का निर्णय लिया और भारतीय राजद्रोह अधिनियम पारित कर आंदोलन शुरू होते ही भारी दमन के माध्यम से संभावनाओं पर आधारित गिरफ्तारियां की। सभी नेता उठाकर जेल भेज दिए गए, गांधी जी भी कहां भेज दिए गए? जेल। अब सब नेता जेल में, सब कार्यकर्ता जेल में, नेता भी जेल में, कार्यकर्ता भी। फिर आंदोलन चलाएगा कौन? नेता भी जेल में और कार्यकर्ता भी जेल में, जनता द्रीवी है और जनता गांधी से नाराज भी। इसलिए जन भागीदारी रही कम, जनता की भागीदारी रही कम, इसलिए ये जेल में इसकी भागीदारी है कम। तो आंदोलन सफल हो गया, कम सफल हुआ। बुरी स्थिति देखकर मई के अंदर गांधी जी इसको 12 सप्ताह के लिए स्थगित कर देते हैं। फिर भी बुरी स्थिति देखकर 1 अगस्त को उन्होंने कहा, 1 अगस्त 1933 को उन्होंने कहा कि अकेले अकेले चला हो रहा है, थोड़ा सा तो आंदोलन चला हो रहा है। तो कौन सा? व्यक्तिगत सभी ने अवज्ञा आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन था कि चला ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं। अतः गांधी ने थकार करके 1 अप्रैल 1934 को हमेशा हमेशा के लिए सभी आंदोलन को समाप्त कर दिया। इतना ही तो पड़ा है, बताओ तो ये सारा समझ में आ गया आपको? नहीं आया तो बताओ ईमानदारी से, और जिसको नहीं आया एक बार हिम्मत करके कहते कि सर दोबारा बता दो। देखो फिर दोबारा बताता हूं। गोलमेज सम्मेलन के समय प्रथम के समय वायसराय तो है लॉर्ड इरविन, दूसरे और तीसरे के समय है वेलिंगटन। प्रथम के समय है भारत सचिव लॉर्ड बिकेनेड, दूसरे तीसरे के समय सैमुअल हॉर, ठीक है। नई सरकार में प्रधानमंत्री वही रैमजे मैकडोनाल्ड, लेकिन दल बदल लिया था इन्होंने, ठीक है। पहले ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे, फिर वहां पर एक कंजर्वेटिव पार्टी से कुछ लोग टूटे और वहां पर एक लिबरल पार्टी और थी, उसके साथ मिल गए और तब ये सरकार बनी। कंजर्वेटिव पार्टी के जैसे जो शरद पवार के साथ हो रहा है वो कांड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके।